नेक्स्ट इज टेक्निकल किट्स। आई हैव 2 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला, हाउ टू क्रिएट गेम्स फॉर PS2। PS2 के लिए आप गेम्स C लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हैं, C++ लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हैं, पाइथन, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बना सकते हैं, जिनको यूज करने के लिए हमें ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। उनकी मदद से हम यहाँ पे गेम बनाते हैं। कैन वी मेक 3D गेम इन विजुअल स्टूडियो 2010? नो। 3D गेम क्रिएट करने के लिए हमें 3D डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है और उस 3D डिजाइन पर हम प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं, फिजिक्स अप्लाई करते हैं, लॉजिक्स अप्लाई करते हैं कि कैसे मूव करेगा, कैसे जंप करेगा, कैसे क्या करेगा। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो से 3D गेम नहीं बना सकते, खासतौर से 2010 वर्जन से। इसके लिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक यूनिटी, अनरियल इंजन, इस तरीके जो एडवांस सॉफ्टवेयर अब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो बिल्डअप होकर आ रहे हैं, हम उनका यूज करते हैं 3D गेम डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज रोहित सिंह, हाउ टू एक्सेस फेसबुक लॉक प्रोफाइल। ये सवाल का जवाब तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, और फेसबुक ने जिस तरीके से इस फीचर को लॉन्च किया है अपनी प्रोफाइल को लॉक करने का, वो इसीलिए किया है कि कोई उसको अनलॉक ना कर पाए। तो बेटर रहेगा कि जिसकी प्रोफाइल सिक्योर्ड है वो सिक्योर्ड ही रहे, हम उसकी सिक्योरिटी ब्रीच ना करें। बाकी इस तरह की इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर देना सेफ नहीं है बिल्कुल भी। द नेक्स्ट इज हेलो यार, आई लाइक ऑल योर सेशन, sometimes in my PC mouse cursor gets hang in Kali Linux। Kali Linux में अगर आपका माउस PC कर्सर हैंग हो रहा है, ओके, काली लिनक्स में अगर आपका माउस पीसी जो कर्सर है वो हैंग हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि काली लिनक्स में कोई ना कोई प्रोसेस आपके चल रहा हो। तो काली लिनक्स को आप चेक कीजिएगा, आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, ये भी मैटर करता है। कहीं आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्टेड तो नहीं है। काफी सारे रीजन हो सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कर्सर हैंग हो जाता है, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। बाकी आपका किस तरीके से कर्सर हैंग हो रहा है उसको एक्चुअली डिफाइन आप मुझे किसी क्लिप के माध्यम से करें और उसको इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे सेंड करें। ठीक है, आपको रिप्लाई मिलने में हो सकता है 1-2 दिन का टाइम मिल जाए, क्योंकि डेली की लगभग मेरे पास 200 से 250 क्वेरीज आ रही हैं और उनको सॉल्व करने में अक्सर मुझे टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि आपकी क्वेरी डिले हो जाए, लेकिन आप मुझे सेंड कर दिया कीजिए, मैं पढ़ता हर एक क्वेरी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज आरवी सन, भैया मुझे टेक्निकल वर्क के लिए लैपटॉप लेना है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग और टेक्निकल वर्क, बट मुझे कहीं से ऑफर आया है सेकंड हैंड लैपटॉप का। रनिंग कंडीशन लैपटॉप है i5, तो क्या सेकंड परचेज करना सही होगा और इस काम के लिए i5 सही रहेगा? देखिए, वीडियो एडिट टेक्निकल वर्क एक अलग चीज है और वीडियो एडिटिंग अलग चीज है। जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, खास तौर से अगर हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करें लाइक फिल्मोरा वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करें, वीडियो एडिटिंग अगर हमारा प्राइमरी मोटिव है, तो हमें लैपटॉप तो यूज करना ही नहीं चाहिए वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए। क्योंकि वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप की लाइफ वीडियो एडिटिंग की वजह से बहुत जल्दी खत्म होती है, पूरी हो जाती है। अब वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए लैपटॉप बिल्कुल भी ना लें, मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा। और दूसरा जो डिमेरिट होता है लैपटॉप लेने का वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए, स्क्रीन साइज आपके पास कम रहता है। डेस्कटॉप में आप अपना मन चाहा स्क्रीन साइज ले सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर वीडियो एडिटिंग परफॉर्म करने का फील ही कुछ और है। वीडियो एडिटिंग में अगर आप प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप बाय करें। दूसरी बात, सेकंड हैंड लैपटॉप आपको इसलिए नहीं लेना चाहिए, अगर आप किसी नोन पर्सन से ले रहे हैं और आपके हाथ में भी वो लैपटॉप रहता है जिसको आप भी यूज करते हैं, तब तो एक बात अलग है। लेकिन आप किसी अननोन पर्सन से लैपटॉप रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, इनकी कोई वारंटी आपको मिलेगी नहीं। आपने आज लिया, कल कुछ खराब हो गया, सपोज पावर सप्लाई खराब हो गई, कोई आईसी खराब हो गई, आपका मिनिमम चार्ज उसमें 1000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, हो सकता है अगर कुछ थोड़ा सा भी ज्यादा डैमेज हो गया उसमें, तो मिनिमम 3 से 5 हजार का चार्ज आ जाता है। मेरे पास अभी 2 लैपटॉप पड़े हैं जिनका मदरबोर्ड डेड हो चुका है। एक में 13,000 रुपए का खर्चा है और एक में 6,000 रुपए का खर्चा है। तो ये लैपटॉप्स के डिसएडवांटेज हैं कि इनमें अगर आप हैवी वर्क करते हैं तो इनके लाइफ स्पान जल्दी पूरा हो जाता है। तो सेकंड हैंड लैपटॉप मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि इनकी पोर्टेबिलिटी नहीं है, ये रिपेयर होने में काफी ज्यादा कॉस्ट आपका चार्ज करते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग अगर आपका प्राइमरी वर्क है तो डेस्कटॉप की तरफ प्रेफर करें।
और अगर आपके पास बजट है तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो एडिटिंग के लिए कम से कम 70 से 80 हजार से लैपटॉप शुरू होते हैं जिसमें आप वीडियो एडिटिंग प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर जिनमें आप यूज कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट जैसे। टेक्निकल वर्क के लिए, वेब डेवलपिंग वगैरह के लिए नॉर्मल लैपटॉप आप 25 से 30 हजार रुपए का आप ले सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपके लिए कि आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, क्योंकि आप मोस्टली आप में से मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट हैं, वो पैसा बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके पेरेंट उनको आज लैपटॉप दिलाएं और आगे के लिए 5-6 साल के लिए वो उनका लैपटॉप उनके लिए लॉक हो जाए। तो आप अपने डिसीजन को वाइसली यूज कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नवीन सैनी, माय लैपटॉप बैटरी नॉट चार्जिंग। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी लैपटॉप बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो उसको आप रिमूव करके वापस से लगा के देखिए। अगर फिर भी चार्ज नहीं हो रही है, लैपटॉप पुराना हो गया है, तो लैपटॉप की बैटरी खराब होना बहुत आम बात है। मेरे पास 4 लैपटॉप है और 4 में से 2 लैपटॉप की बैटरी खराब हुई पड़ी है, जो एक पीसी की तरह हो गए हैं। जब मैं चार्जर कनेक्ट करूंगा तो लैपटॉप की बैटरी खराब हो जाएगी, और ये मेनली इसलिए होता है, हमारे यूज की वजह से होता है। हम उसको प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा चार्ज हुआ फिर हटा दिया, हम पूरी उसकी जो बैटरी की साइकिल है उस हिसाब से उसको पूरा चार्ज नहीं होने देते, इस वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है। तो ये बैटरी की लाइफ साइकिल पर इसका इफेक्ट पड़ता है। आपकी बैटरी किस वजह से चार्ज नहीं होती, या तो आप मुझे वो बताइएगा। अगर काफी टाइम हो गया है और चार्ज नहीं हो रही तो बैटरी खराब हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिवानी पिल्लई, डेस्कटॉप और लैपटॉप, अगर आप जैसे मैंने पहले आपको आंसर दिया, अगर आपका हाई एंड वर्क है तो आप डेस्कटॉप प्रेफर करें, क्योंकि पोर्टेबिलिटी बेस्ट है। जो भी पार्ट आपका खराब होता है, सपोज मदरबोर्ड खराब हुआ, मदरबोर्ड चेंज हो गया, ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं पड़ता। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आई, हार्ड डिस्क चेंज हो गई, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज चाहिए तो डेस्कटॉप की तरफ जाएं। लैपटॉप एक तरीके से पोर्टेबल वर्क के लिए, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत वर्क करना है, तो आप लैपटॉप उसको प्रेफर करें, ठीक है। तो लैपटॉप में भी क्या है, लैपटॉप पर ऐसा नहीं है कि आप हाई एंड वर्क नहीं करते, लेकिन उनका प्राइस भी फिर हाई एंड ही है। ओके, द नेक्स्ट इज हिमांशु यादव, सर एंटीवायरस डालना जरूरी है लैपटॉप में, बिना इसके काम चल सकता है? प्लीज सर, मैं विंडोज 10 है मेरे पास। नहीं, बिल्कुल, आप अगर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 10 का अपना एक खुद का सिक्योरिटी सिस्टम है। विंडोज डिफेंडर आपको मिल जाता है, जो आपको अच्छी तरह सिक्योर रखता है किसी भी तरह के वायरस से। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे एंटीवायरस यूज करे 4 से 5 साल हो गए हैं अपने 2 पीसी में। अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं जिससे आपके सर्वर को या फिर आपके पर्सनल डेटा को खतरा हो सकता है, तभी आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, वो आपके सिस्टम को लैग और करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज क्रिएटेड नाउ, ऑडियो प्लेयर इन HTML विद स्पेक्ट्रम। बिल्कुल, ये हमारा डन रहा। आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट आएगा, ऑडियो प्लेयर इन HTML विद स्पेक्ट्रम। ओके, जल्दी आएगा, मैं नोट करता जा रहा हूँ आज यहाँ पर। बेस्ट प्रिंटर फॉर होम यूज के लिए, अगर आप कोई प्रिंटर लेना चाह रहे हैं और आपको डेली प्रिंट नहीं निकलना चाहते हैं तो आप लेजर प्रिंटर की तरफ जाएं। इसमें क्या होता है, ये टोनर होता है और ड्राई इंक उसमें होती है, जो कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि आपकी जो लिंक है लिक्विड इंक होती है, अगर आप उसको काफी लंबे समय तक, सपोज 15, 20, 25 दिन तक अगर उसको यूज नहीं करते तो इंक आपकी सूख जाती है, फिर प्रिंट होने में दिक्कत आती है, फिर आपको कार्टेज लेनी पड़ती है और कार्टेज आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। हालांकि कुछ इंकजेट प्रिंटर्स में जो कार्टेज है वो रिफिल भी कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको वो कॉस्टली पड़ता है। लेजर प्रिंटर आपको वन टाइम कॉस्ट है 5 से 6 हजार में अगर आपको लेजर प्रिंटर मिल जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप कलर लेते हैं तो 7 से 8 हजार में मिल जाएगा, लेकिन वो वन टाइम कॉस्ट है। इंकजेट प्रिंटर आपको 2 से 3-4 हजार में मिल जाते हैं, लेकिन उनके कार्टेज आपको महंगी हो जाती है, तो 2 से 3 महीने में ही लेजर प्रिंटर के बराबर आपका खर्चा आ जाएगा। तो बेटर रहेगा आप लेजर प्रिंटर की तरफ जाएं। ओके, नेक्स्ट इज डेजल टैक। सर मेरे शहर में एक यूट्यूब का एडसेंस चलता हो और मेरे बड़े भाई ब्लॉगिंग का पीसी एक है, एडसेंस को खोलें तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एक पीसी से अलग अलग ब्राउजर में? आपका सवाल मैं प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं एडसेंस को मल्टीपल पीसी या फिर मल्टीपल ब्राउजर से ओपन करता हूँ तो कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ओपन कर सकते हैं एडसेंस को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लेकिन एडसेंस से जो भी वेबसाइट या फिर चैनल आपने कनेक्ट कर रखे हैं उन पर आप प्रॉपर तरीके से उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते काम करें, जिससे कि आपके दूसरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट ना पड़े। ओके, देन नेक्स्ट इज यमन वर्मा। सर किसी एप्लीकेशन का वेबसाइट कैसे बनाएं?
वेबसाइट से एप्लीकेशन हमने आपको बनाना सिखाया, लेकिन किसी एप्लीकेशन से वेबसाइट के लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ये आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर आंसर दे पाऊंगा, और अगर इस पर कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊंगा। नेक्स्ट इज शिबा प्रसाद। Android smartphone having 64 megapixel camera can't beat 60 megapixel camera of iPhone. Why iPhone's camera quality is better than Android is less camera quality? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, इस पर डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो खेल है वो सिर्फ सेंसर का है। हाई क्वालिटी सेंसर, लो क्वालिटी सेंसर, पिक्सल्स आपको सभी लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जो आप देखते हैं कि आप आईफोन तो छोड़िए, आप नोकिया और जो अदर चाइनीज फोन है या फिर सैमसंग और अदर चाइनीज फोन है, अगर उनकी आप सेम पिक्सल की क्वालिटी अगर आप कंपेयर करेंगे तब भी आपको उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस मिल जाएगा। नोकिया या फिर सैमसंग की क्वालिटी आपको ज्यादा मिलेगी, बजाय अगर आप कोई शाओमी या फिर ओप्पो वगैरह का आप फोन अगर यूज करते हैं, उनकी क्वालिटी में आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये बेटर यही है कि यहाँ पर सेंसर, जो इमेज सेंसर यूज किया जा रहा है, जो सेंसर आपके पिक्सल्स को इमेज करता है, वो यहाँ पे उनकी क्वालिटी यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। कंपनी वो उनकी क्वालिटी यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। आप किसी कैमरा को 48 मेगापिक्सल का तो कह सकते हैं, लेकिन अगर उसका सेंसर लो क्वालिटी है, चीप क्वालिटी है, तो वो 48 मेगापिक्सल आईफोन के 12 मेगापिक्सल के बराबर है, क्योंकि उसमें जिस क्वालिटी का इमेज सेंसर लगा हुआ है वो उसको बीट कर रहा है। क्योंकि ब्रांडेड कंपनी अपने क्वालिटी को मेंटेन करती हुई चलती है, उनको 48 मेगापिक्सल शो करने की जरूरत नहीं है। आपको 12 मेगापिक्सल में वो ऐसा इमेज सेंसर यूज करती है जो उनके 48 मेगापिक्सल को भी बीट करता है। तो यहाँ पे पूरा खेल इमेज सेंसर का है। डिटेल्ड वीडियो आपको बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में और बताइएगा कि आप इमेज सेंसर के बारे में क्या और कितना जानना चाहते हैं। नेक्स्ट इज हाई ब्रो, कैसे हो आप? क्वेश्चन 1 इज सिविल इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ऑटोकैड, रिविट, स्टैट प्रो एक्सेट्रा, ये सब पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी प्राइस भी बहुत हाई है, लेकिन क्या ये इतने वीक होते हैं कि इजीली क्रैक हो जाते हैं? कंपनी वाले इसके बारे में पता नहीं होता क्या? अगर पता होता है तो इसको रोक नहीं सकते क्या? प्लीज मेक अ वीडियो। कंपनी वालों को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पता हो रहा, लेकिन हर चीज का एक तोड़ होता है। कंपनी एक अच्छे उद्देश्य से किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है। अगर आप ऑटोकैड तो छोड़िए, आप विंडोज भी हम जो यूज करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज करते हैं, उन तक को क्रैक कर लिया जाता है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 70 to 80% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पायरेटेड यूज हो रही है, उनको बाय नहीं किया जाता, एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रही है। भाई तेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 10, भाई तेरे पास विंडोज 10 की इमेज है क्या? विंडोज 8 की इमेज है क्या? 7 की इमेज है क्या? जस्ट ऐसे ही इंस्टॉल कर रहे हैं उनको, किसी न किसी क्रैक तरीके से हम उनको एक्टिवेट भी कर रहे हैं। तो क्या कंपनी को इस चीज का पता नहीं है? कंपनी को सब पता है, लेकिन कंपनी जो अपना बिजनेस करती है रिलायबल यूजर्स के साथ करती है, प्रोफेशनल यूजर्स के साथ करती है, जो उनको मंथली, ईयर टू ईयर पेमेंट करते हैं और उनसे उनका बिजनेस चलता है। बाकी जो बाकी लोग करते हैं वो एक तरीके से उनका मार्केटिंग बेसिस है, ठीक है। तो कंपनी को सब पता रहता है कौन कितना कहां पर उसके सॉफ्टवेयर का मिसयूज हो रहा है, लेकिन कंपनी अपने एक पर्टिकुलर रेवेन्यू पर चलती है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कंपनी होती हैं वो उन क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते। वो कंपनी से उनका सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे और टाइम टू टाइम कंपनी से अपडेट लेंगे। अगर उनको उनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी से कांटेक्ट करके सपोर्ट भी लेंगे। लेकिन जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है उनमें आपको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं होता। जब तक चल रहा है तब तक चलाइए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीजें इलीगली, ऑफिशियली इलीगली हो जाए और लोग यूज ना कर पाए। तो कंपनी को सब पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, बैच फाइल सॉफ्टवेयर कैसे ट्रायल वर्जन से रजिस्टर वर्जन हो जाता है? बैच फाइल में नंबर ऑफ कमांड्स यहाँ पे यूज ली जाती हैं। जिस तरीके से मैंने भी आपको एक्टिवेट करना बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को, सेम उसी तरीके से उन कमांड्स की हम एक बैच फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें जस्ट आप डबल क्लिक करें और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन वो प्रोसेस कितना लीगल है, मैंने आपको सभी कमांड्स आपको शो करके बताई हैं, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आपके सिस्टम में किसी तरीके का वायरस आ सकता है, क्योंकि वो सभी कमांड्स लीगल हैं। लेकिन कुछ बैच फाइल ऐसी हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, जिनको आप डाउनलोड करते हैं, आप ये सोच के करते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन होता कुछ और ही, और आपका सिस्टम कई बार तो हैक भी हो जाता है। और कई बार
कुछ लोग इस इंटेंशन से बैच फाइल क्रिएट करते हैं कि आपके सिस्टम में की लॉगर्स वगैरह वो छोड़ सकें, इस तरीके के मालवेयर छोड़ सकें और आपका सिस्टम हैक कर लें। तो इस वजह से आपको जो बैच फाइल्स हैं, कीजन्स हैं और जितने भी क्रैक्ड वर्जन्स हैं, आपको वाइसली उनको यूज करना चाहिए। इनफैक्ट आपको यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है अगर आपके सिस्टम में सेंसिटिव डेटा है, तो अदरवाइज आपका सिस्टम बहुत जल्दी हैक कर लिया जाता है ऐसे कुछ लालच को देकर। ओके, देन नेक्स्ट इज सिद्धार्थ द्विवेदी। सर वो अखिलेश यादव वाला लैपटॉप है, उसमें हार्ड ड्राइव स्मार्ट 301 एरर दिखाता है, विंडोज 10 इंस्टॉल नहीं होता। उसमें शायद मेरे ख्याल में विंडोज 7 के लिए वो सिस्टम बनाया गया था। उस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन आप मुझे बताइएगा कि आपके अखिलेश यादव वाले जो लैपटॉप है उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, और आप मुझे उसको क्लिप को सेंड कीजिएगा इंस्टा पे, फिर मैं देखता हूँ कि उसमें क्या हो सकता है, विंडोज 10 इंस्टॉल होगा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो लैपटॉप्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये जस्ट बेसिक पर्पज से आप यूज ले सकें, एंटरटेनमेंट पर्पज से ना ले सकें, जस्ट स्टडी पर्पज से आप यूज ले सकें। ओके, द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर वर्ड। एथिकल हैकिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि WPA2 पासवर्ड क्रैक करना आसान नहीं है, और पासवर्ड कैसे क्रैक करें, हालांकि टूल है लेकिन बहुत टाइम लगता है, फास्ट में कैसे क्रैक करें, और एथिकल हैकिंग का कंसेप्ट बताइए। एथिकल हैकिंग के बारे में जो ब्रीफ कंसेप्ट है वो तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो सारा टाइम इसी वीडियो में चले जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, WPA2 पासवर्ड को क्रैक करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि WPA2 पासवर्ड एन्क्रिप्शन में आप मल्टीपल सिंबल्स, मल्टीपल लेटर्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इस तरीके से आप पासवर्ड कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पासवर्ड ब्रेकेबल नहीं है, डिक्शनरी अटैक की हेल्प से उन पासवर्ड को भी ब्रेक कर लिया जाता है, लेकिन उस पासवर्ड पर अगर कोई अटैक किया जा रहा है तो कई बार वो अटैक आपका 4 से 5 से 6 महीने तक ले लेता है उस कॉम्बिनेशन तक पहुंचने के लिए। और इसीलिए काफी सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे, काफी सारे बैंक्स देखेंगे, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आप देखेंगे, तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि हर 3 महीने में आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। 90 डेज के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है और आपको उसको चेंज करना पड़ता है। कई जगहों पर ऐसा होता है, कई सॉफ्टवेयर्स के साथ ऐसा होता है। वो सिर्फ इसलिए कि आपका सिस्टम हैक ना कर लिया जाए, कि इस तरीके के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है। और भी काफी सारे अटैक होते हैं, लाइक सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैक कर लिया जाता है और फिर आपके सिस्टम में घुसकर आपके जो पासवर्ड है वो अटैक कर लिए जाते हैं, वो क्रैक कर लिए जाते हैं। की लॉगर्स एक ऐसा अटैक है जो आपके सिस्टम में छोड़ दिया जाता है, फिर आप अपने कीबोर्ड से जो भी बटन दबाएंगे सारे बटन प्रेसेबल होते हैं। ठीक है, वो उस पर्सन तक तो सभी बटन वो ट्रेस कर रहा होता है जो भी आप दबाते हैं, फिर वो इजीली आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। इसी तरीके से और भी अटैक्स होते हैं, और भी तरीके होते हैं। एथिकल हैकिंग एक बहुत ही वास्ट एरिया है, वास्ट चैप्टर है, जिसमें आप हैकिंग से कैसे बचना है आपको, प्लस हैकिंग अटैक कितने तरीके के होते हैं, ये सभी चीजें आपको सीखने को मिलती है। ओके, द नेक्स्ट इज भूमित 070। आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, आपकी फेवरेट कौन सी है? मैंने ऊपर बताया HTML, पाइथन, C, जावास्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक, इन लैंग्वेजेस पर मैं ज्यादा वर्क करता हूँ। फेवरेट लैंग्वेज अब मेरी कोई सी भी नहीं बची है, लेकिन जब भी मुझे कुछ करना होता है तो विजुअल बेसिक पर मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट यमन वर्मा, गेम में मैप कैसे जोड़ें? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मैप आप यूज कर रहे हैं अपने गेम में। अगर आप रियल वर्ल्ड गेम आप यूज कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड मैप आप यूज कर रहे हैं, तो आप गूगल मैप का API आप उसमें यूज ले सकते हैं। अदरवाइज आपके गेम का अपना खुद का अलग मैप है, अलग सिटी आपने डिजाइन किया है, तो वो मैप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको आपको यूज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पियानो मास्टर नमन, SQL सिखाओ HTML वेबसाइट के लिए प्लीज सर। SQL डेटाबेस के बारे में डेफिनेटली आपको सिखाएंगे और आपको उसमें मजा भी आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट इज गुलाम सबरी, आई लव योर वीडियोस स्पेशली PC फेक प्रैंक्स, थैंक यू सो मच। वापस से यमन वर्मा का एक और कमेंट, सर एंड्रॉइड स्टूडियो से टेम्पल रन गेम कैसे बनाएं? टेम्पल रन जैसे गेम क्रिएट करने के लिए आपको अदर टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से नहीं बना सकते आप। इसके बारे में आपको ब्रीफ में जानकारी में देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज आयुष पाटिल, सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन कनेक्टिविटी ऑफ पोर्टेबल वाईफाई hotspot of my new mobile Redmi 9 Prime and my old PC, but my old mobile Redmi 7A connects it with no problem. Please, I want a solution on it. ओके, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कीजिएगा, आपका शायद मेरे पास
कमेंट भी आया था इंस्टाग्राम पे और मैंने आपको शायद रिप्लाई किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आपके फ़ोन के बॉक्स पर आपको एक वाईफाई WLAN कोड मिलेगा 802 पॉइंट समथिंग ऐसे करके। तो कौन सा वर्जन का आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इंस्टा पर आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर अपने फ़ोन के बॉक्स का आप फोटो मुझे सेंड कीजिएगा, फिर मैं यहाँ पर एक बार देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आपको आ सकती है। ओके, ऐसे यहाँ से अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। नेक्स्ट इज पियानो मास्टर नमन। ब्रो एक गेम डाउनलोडर वेबसाइट बनाओ ब्लॉगर पे। गेम वेबसाइट डाउनलोडर वेबसाइट, चलिए बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा बनाने की। अगर आपके पास गेम लिस्ट है तो मैं आपको बता दूंगा, गेम नहीं तो कुछ और सही, लेकिन एक डाउनलोडर वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट दीपक सिंह सर, एंड्रॉइड स्टूडियो के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर बताएं जिससे ऐप डेवलप हो सके। आईडी तो बहुत हैं, विजुअल स्टूडियो का आप यूज ले सकते हैं, PyCharm यानी कि पाइथन का यूज करके आप बना सकते हैं, कीवी प्लेटफॉर्म वगैरह का यूज लेके, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म जिनका आप यूज ले सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अलावा उन सॉफ्टवेयर का यूज करके। इसके लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग एंड्रॉइड स्टूडियो यूज नहीं कर पा रहे हैं लो रैम की वजह से। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करूंगा जिससे कि आप लोग एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कर पाएं, यूज कर पाएं। ओके, नेक्स्ट इज यमन वर्मा अगेन, किसी ऐप का कोडिंग कैसे देखें। तो ये इसके बारे में मैंने आपको पहले के Q&As में भी आंसर करा था शायद, क्योंकि हर तरह की ऐप का आप यहाँ पर सोर्स कोड नहीं देख सकते, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है डेवलपर पे कि वो आपको सोर्स कोड शो होने के लिए छोड़ना चाहता है या नहीं। इसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल रहते हैं जिनका आप यूज ले सकते हैं, इसके लिए कुछ टूल्स हैं जिनको आप गूगल से यूज ले सकते हैं, लेकिन आप हर ऐप का यहाँ पर सोर्स कोड नहीं देख सकते। Next is sir, please make a video on how to full screen Kali Linux 2020 in VirtualBox. Please make a video on it, sir. कंप्लीट फुल स्क्रीन तो आप वर्चुअल बॉक्स में यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप कितना स्क्रीन में आप ओपन कर पा रहे हैं, आप मुझे एक बार स्नैपशॉट भेजिएगा इंस्टाग्राम पे किस तरीके से ओपन कर पा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने जो डिजायर्ड टास्क है उसका परफॉर्म कर सकते हैं। यमन वर्मा अगेन, यूजफुल वेबसाइट का वीडियो बनाओ। यूजफुल वेबसाइट के बारे में वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। शिवानी पिल्लई, 8GB रैम प्राइस। 8GB रैम प्राइस कंपनी टू कंपनी आपकी वैरी करेगी। आपको 8GB रैम 2000 से 2500 तक के बीच में आपको पड़ जानी चाहिए। एडेटा, कोर्सेर, इस तरह की कंपनी की आप ले सकते हैं। किंगस्टन भी एक अच्छी कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और डिपेंड करता है कि आप कितने मेगाहर्ट्ज की रैम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि आपके सिस्टम को सपोर्ट करेगी। हालांकि मेरे हिसाब से 2 से 2500 में आपको 8GB रैम यहाँ पे DDR4 आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव वाइन, क्या मैं Windows 7 और Windows 10 4GB रैम वाले लैपटॉप में दोनों चल जाएगा? बिल्कुल, ड्यूल बूट में आप दोनों चला सकते हैं। Windows 7 आप भी चला सकते हैं, Windows 10 भी चला सकते हैं, 4GB रैम सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज क्लैशिंग क्लब, सर हेडफोन में माइक है जो फोन पर काम करता है पर पीसी पर लगाने पर सिर्फ स्पीकर चलता है, माइक नहीं चलता, प्लीज हेल्प। वो इसलिए क्योंकि पीसी में आपके 2 अलग अलग पोर्ट होते हैं, माइक के लिए अलग होता है और हेडफोन के लिए अलग होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्प्लिटर आता है, आप उसका यूज ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का एक स्प्लिटर आता है जिसमें आप अपने जो हेडफोन की जो केबल है उसको आप इसमें प्लग इन करेंगे ऑक्स को, और जो बाकी के जो 2 स्प्लिट निकलेंगे, एक माइक का और एक हेडफोन का, उसको आप अपने पीसी में प्लग इन करेंगे, माइक का माइक में और हेडफोन का हेडफोन में, उससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज एसक्यूएल का डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना बताइए जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। बिल्कुल बताएंगे, एक्सक्यूएल के बारे में लेकर आएंगे पाइथन के बाद वीडियो। शिवानी पिल्ले, कैन वी हैव बोथ लिनक्स एंड विंडोज इन वन पीसी? बिल्कुल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज और लिनक्स दोनों एक ही पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग ड्राइव का यूज लें और पहले विंडोज इंस्टॉल करें फिर उसके बाद लिनक्स यूज करें, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पहले आपको, ठीक है, और अलग अलग ड्राइव में, जैसे सपोज सी ड्राइव में आपने विंडोज डाल ली, डी ड्राइव में लिनक्स डाल लिया, ऐसे आप यूज कर पाएंगे। The next is Sujal Yash, want to build the PC under 30,000, please tell the components। components के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप बेंचमार्क देखकर अपने अकॉर्डिंगली कंपोनेंट वहाँ पे डिसाइड करें अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब हालांकि 30,000 में अगर आप पीसी चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप मॉनिटर भी लेंगे तो आपका बजट उसमें 4 से 5 हज़ार
अप एंड डाउन जा सकता है। और आपको हार्ड डिस्क भी लेनी होगी, तो एक हार्ड डिस्क भी अगर सपोज आप एक फ्रेश पीसी बनवा रहे हैं तो आप SSD के साथ हार्ड डिस्क लेंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा कॉस्टली बैठ सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं या नहीं है, या फिर आप एक फ्रेश पीसी बना रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज शिवानी पिल्लई, चीपेस्ट बट गुड लैपटॉप। डिपेंड करता है कि किस यूज़ के लिए आप लैपटॉप ले रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर और वेब डिज़ाइनिंग के लिए ले रहे हैं तो आपका जो लैपटॉप है वो 30 to 35,000 में आप लैपटॉप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एडवांस डिज़ाइनिंग या फिर एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करनी है, लाइक आपको एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना है और आपको इसमें एमुलेटर वगैरह रन करना है, तो आपको कम से कम एक ऐसा लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें मिनिमम 8 GB रैम आपके पास अवेलेबल हो या फिर SSD अवेलेबल हो जो कि आपके डेटा को जल्दी प्रोसेस कर पाए, तो आप उस लैपटॉप की तरफ जाएं, ठीक है। चीपेस्ट बट गुड लैपटॉप की कोई डेफिनेशन नहीं है। HP या डेल कुछ रेप्यूटेड कंपनीज को आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जय श्री कृष्णा, सर क्या पीसी में सॉफ्टवेयर का इंटरनेट डेटा यूजेस ऑफ कर सकते हैं? फोन जैसा बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ ऐप्स आपको थर्ड पार्टी मिल जाएगी जिसमें आप पीसी में भी अपनी जो ऐप्स हैं उनके लिए डेटा यूजेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो क्वेरीज यहाँ पे ओवर हो गई हैं। सभी 95 क्वेरीज के मैंने जवाब दे दिए हैं। आई होप कि आप मेरे इन सवालों के जवाबों से संतुष्ट होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं मेरे जवाबों से, जिससे कि मुझे फीडबैक मिले कि जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं आप उनसे कितने सेटिस्फाइड हैं।